तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 1। या अपन करेंगे इसको वन शॉट क्या करेंगे, कवर करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ये चैप्टर आता है, वो आता है इसके अंदर, इसकी जो ब्रांच है दैट्स कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दो ही चैप्टर हैं, एक आप मतलब इसको सॉल्व कर चुके हैं, अपन कवर कर चुके हैं। व्हाट ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, वो एक चैप्टर था। और एक चैप्टर आपका क्या सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। बहुत प्यारा चैप्टर है, काफ़ी मजेदार चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। कई सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर यहाँ दिखेंगे। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर ये जो करेंगे, इससे पहले जो था ड्यूल नेचर, ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों जो चैप्टर्स है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 8 से मैं बता सकता हूँ कि 10 नंबर तक के क्वेश्चंस या 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन ये दो चैप्टर से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। दोनों चैप्टर एकदम क्या है, ईजी, कुछ फॉर्मूले हैं बस। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ाया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चूंकि अपन कर रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे इसके 2 लेक्चर्स के अंदर। एकदम मजेदार लेक्चर होगा, अच्छी किसी से नोट करेंगे, आपको मजा भी आएगा और आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा कि एटम के बारे में। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ोगे एलिमेंट क्या होता है, क्या होता है आपको मालूम है। आप पढ़ेंगे अब एटम के अंदर कहाँ जाएंगे, अब आप एटम के अंदर घुसेंगे। जो लास्ट में है न्यूक्लियर, फिर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन आपको मालूम है कि इस साल जो है, आपकी जो इस साल जो है, वहाँ न्यूक्लियर क्या पूरा कैंसिल है। और चूँकि वन शॉट वीडियो है तो इसमें जो कैंसिल है उसको पढ़ाई का मतलब नहीं है। तो जो बोर्ड के बच्चे हैं उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो इस साल है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जब आप बनाएंगे इसके लेक्चर्स जब बनेंगे, इसके जो लेक्चर्स बनेंगे, तो उसके अंदर हर चीज़ क्या होगी, कवर होगी। तो वहाँ पे आप कवर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड के अंदर है उसको क्या करेंगे, आप लोग कवर करेंगे। तो कैसे आप सब कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई, और बोर्ड आपका आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम है और इस साल बोर्ड होंगे। ये समझ के चलिए, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहें। और आज आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल्स मिलियन एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का वन शॉट का पार्ट 1 लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बाजू में कुछ चीज़ें लिख दिया हूँ, ये सब थॉमसन वगैरह का लो। देखो आपको मालूम है कि ये जो कहानी है, देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पहली बात, अपन वन शॉट करेंगे तो अपने को मेन फोकस होगा किस पे, डेरिवेशंस पर, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पर और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर, क्योंकि वही क्या होंगे अपने काम आएंगे। वन शॉट के अंदर चीज़ें, बहुत बड़ा चैप्टर, क्या करेंगे उसको, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं सब कवर कराऊंगा। मेरे जो वन शॉट होते हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, हर चीज़ क्या करता हूँ, ईच एंड एवरी सिंगल से थ्योरी से लेके फॉर्मूला तक सब क्या करता हूँ, मैं कवर करता हूँ। तो थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे और कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट कवर करेंगे। बेसिक थोड़ा सा कम बताऊँगा आपको मैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्या करूँगा, अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो कहानी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो कहानी आपने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे 11 के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बस वही तो वहाँ से चैप्टर लिया गया। केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कैंसल इस साल आपकी बुक के अंदर। लेकिन आपको हल्का सा मैं आइडिया दे दूँ कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपने पढ़े थे वहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब लोगों को इतना मालूम था, एलिमेंट्स निकल रहे थे। हाँ सर, एलिमेंट निकल रहे थे। तो एलिमेंट के अंदर क्या होता है, आप बोलोगे एटम होता है। एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम होता है। तो एटम के अंदर क्या होता है ये लोगों को मालूम नहीं था। बहुत टाइम तक लोगों को मालूम नहीं था कि एटम के अंदर क्या होता है। फिर डिस्कवरी होना चालू हो गया, तब लोगों ने बताया कि जो एटम होता है, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। एटम के अंदर कौन होता है ये निकालना बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और आपको मालूम केमिस्ट्री के अंदर पूरा पढ़ चुके एक चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन को पहले डिस्कवर किया गया था। पहले एटम को बोला गया था कि हाँ कि एलिमेंट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, सबको मालूम था। फिर लोगों ने बोला कि एटम के अंदर क्या होता है, तो बोले इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। किसने निकाला था, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ोगे। साइंटिस्ट का नाम क्या है, थॉमसन। तो थॉमसन जे थॉमसन, इन्होंने निकाला था किसको, इलेक्ट्रॉन को निकाला था, याद है। डिस्कवर इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, याद है। वो सब कैथोड रे वगैरह याद है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह, इसको पढ़ाया जाता है, 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ाने में, बहुत खतरनाक था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, फिर कैथोड रे निकली थी, याद है। हल्का तो दिखाऊंगा आपको, देखो ऐसा कुछ था, हल्का तो दिखा देता हूँ, टाइम बहुत वेस्ट जाएगा ना। देखो इस तरह से कुछ था, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ से आपकी कोई गैस वगैरह आएगी। ये आपका क्या, एक ट्यूब है, क्या एक तरह का ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये विंडो है। यहाँ से आपकी गैस वगैरह आएगी और यहाँ पंप लगाए थे, मतलब यहाँ से गैस। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, 1 घंटे का चैप्टर है, मतलब पढ़ाया जाए तो काफ़ी मज़ेदार, आप पढ़ चुके हो। ये कैथोड है, ये एनोड है, और यहाँ कुछ गैसेस होंगे, सब आपको मालूम था। फिर यहाँ से आपने लगाए थे पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लगाए थे, याद है। वी आर अप्लाई व्हाट, हाई पोटेंशियल आपने लगा दिए थे इसको। देखो ये माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, फिर माइनस होगा। कैथोड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, एनोड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, सबको मालूम है। फिर क्या होता है, और आपने लगाए थे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 से लेके 2000 वोल्ट तक आपने लगाए थे पोटेंशियल बहुत खराब लगाए थे। तो जो एनोड है, ये कैथोड और एनोड है। कैथोड और एनोड किससे बने हुए, आप बोलोगे सर ये भी मटेरियल है,
कैथोड और एनोड ये भी एक मटेरियल है। तो ये जो मटेरियल है ये किससे बने होंगे? एटम से बने होंगे। एटम के अंदर अपने को मालूम है एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये अपने को मालूम है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था। तो देखो एटम, इसके अंदर भी क्या होंगे? एटम होंगे, और एटम के बाहर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, इजीली निकल जाते हैं। एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जल्दी निकलता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी होंगे। हाँ सर, इसके अंदर क्या होंगे? इस जो मटेरियल है उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबको मालूम है, आप 12th के अंदर आ चुके हो, सबको मालूम है। अब होगा क्या? अब यहाँ से अपन बंद कर देंगे, गैस अंदर आ चुकी है, इसको क्या करें? अपन बंद कर दिए, ये लगाया अपने पोटेंशियल डिफरेंस, अंदर प्रेशर काफी मिनिमम होता है, आपको सब मालूम है। तो होगा क्या? देखो होगा क्या, अब ये प्लस चार्ज है, ये जो मटेरियल है, ये जो एनोड है, उस पर क्या प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्या चाहिए? माइनस चाहिए। क्या चाहिए? और कितना लगा? 1000 डिग्री, 1000 से 2000 वोल्ट लगा के रखे हो आप। समझ पा रहे हो? अपने घर में जो आता है वो 240 आता है, तो पकड़ लोगे तो करंट लग जाएगा। ऐसा इतना अट्रैक्शन, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस पर इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि ये एनोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनोड के अंदर एटम होंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करे? बाहर निकालेगा। देखो ये एनोड से आप पढ़ चुके, ड्यू लीजिए के पढ़ चुके, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। हाँ सर, आप पढ़े चैप्टर के अंदर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम द सरफेस। तो वही काम होगा, इसके अंदर से मान लो ये अपना कैथोड है, तो कैथोड के अंदर से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस तरह से कुछ। और आपको मालूम गैस है, गैस भी किससे बना हुआ है? एटम। गैस भी, अबे हीलियम है, ये सब क्या एटम है ना, ये एलिमेंट है, उनके अंदर क्या होगा? एटम होगा। तो जो गैस होंगे, गैस के जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो भी खींचे जाएंगे, सब क्या होंगे? खींचे जाएंगे। पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या होंगे? गैस के, और इस इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस तरफ? इस तरफ खींचे जाएंगे। कौन खींचेगा उसको? एनोड खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पे खींचे जाएंगे। अब हुआ क्या पता है? यहाँ पे इसने कुछ गैप रख दिया, जैसे गैप, क्या गैप है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ निकल के इस पर क्या होंगे? टक्कर खाएंगे। तो इसने क्या किया पता है? यहाँ पे इसने यूज़ किया था जिंक सल्फाइड। ये एक मटेरियल है जो क्या होता है? ग्लो होता है अगर कोई चीज़ पे फेंकी जाए तो, मतलब अगर कोई चीज़ टकराएगा, अगर कोई पार्टिकल इससे टकराएगा तो क्या ग्लो क्या होगा? चमकने लगेगा। तो हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराए और यहाँ पर लगा था क्या? जिंक सल्फाइड। दैट्स कॉल्ड, ये प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं केमिल्सन। क्या बोलते हैं उसको? केमिल्सन बोलते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ इस सरफेस से टकराएगी तो क्या वो ग्लो करेगी? दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिल्सन। क्या उसको? केमिल्सन बोलते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस सरफेस पे टकराए तो ये जलने लगा। तो बोले ये क्या हो गया? ये जल क्यों रहा है? लोगों ने कहा ये क्या हो गया? ये जल कैसे रहा है? तो लोगों ने बोले कि ये प्लस चार्ज है। प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है? ये दुनिया को मालूम है प्लस अट्रैक्ट करता है माइनस को। तो उसने बोला कि प्लस माइनस को अगर अट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग इसने कहा कि कोई नेगेटिव चीज़, कोई क्या है? नेगेटिव स्मॉल पार्टिकल आ रहा है। क्या कहा इन्होंने कि एक नेगेटिव कोई पार्टिकल है, स्मॉल सा नेगेटिव कोई पार्टिकल है जो इससे क्या हो रहा है? टकरा रहा है। क्यों? प्लस माइनस को खींचता है, मतलब कोई माइनस चीज़ है। तो लोगों ने कहा ये माइनस चीज़ क्या हो सकती है? ये माइनस ये स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल हो क्या सकता है? तो लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है। लोगों ने नाम दिया कि ये क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो यहाँ पर आपने लगा दिया जिंक सल्फाइड, जो क्या हो रहा था? जब ये इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे तो जो उजाला हो रहा था, जलने लगा। तो लोगों ने कहा कि यहाँ ये प्लस चार्ज है, प्लस पर कौन आता है? माइनस आता है, मतलब कोई नेगेटिव कोई स्मॉल पार्टिकल जिससे क्या टकरा रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये नेगेटिव चीज़ क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से निकला था डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन। समझ गए? साइंटिस्ट का नाम क्या था? जे थॉमसन था। और बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है पूरा इनका, एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो मज़ेदार है, लेकिन टाइम चुके नहीं है। समझ गए? एक ये था। फिर प्रोटॉन भी निकला था। अरे प्रोटॉन को निकाला गया था, गोल्डस्टेन साइंटिस्ट का नाम था, गोल्डस्टेन। उन्होंने निकाला था प्रोटॉन को, निकाला था किसको? प्रोटॉन का कुछ नहीं किया था उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट को पलट दिया था, यहाँ लगा दिया था। अब क्या सब कुछ सेम था, सब कुछ फर्क भी था, कुछ सेम थी। और देखो हो क्या रहा था पता है? यहाँ पर उसने लगाया था ये जिंक सल्फाइड, तो कुछ प्रोटॉन यहाँ टकरा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि कोई प्लस चीज़ भी होती है, तो उन्होंने कहा वो क्या होती है? प्रोटॉन होती है। मतलब बहुत अच्छी पूरा डिस्कवरी था, मज़ेदार टॉपिक है, वो भी पढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लेकिन वन शॉर्ट वीडियो है तो आपको मेन फोकस करना है इस पर, डेरिवेशन वगैरह पर। समझ गए? तो इस तरह से पूरा डिस्कवरी होता है, इस आपको मालूम है। फिर चार्ज टू मास इशू निकला था, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। चार्ज टू मास इशू निकाला गया था, इन्होंने निकाला था चार्ज टू मास इशू निकला था। सब भूल गए क्या? चार्ज टू मास इशू निकाला गया था 1.7 10 की पावर 9 कूलम पर केजी। उसके बाद क्या हुआ था? फिर मिल्कन ऑयल ड्रॉप आया था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया गया। अरे बहुत अच्छी सब कहानी है। तो उन्होंने निकाल लिया था, उन्होंने कैसे करके जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन में होता क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो नेगेटिव चार्ज निकाला कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, उन्होंने निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उन्होंने निकाल लिया। और कितना होता है आपको मालूम है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ये निकाला था किसने? मिल्कन साहब ने। खतरनाक उनका एक्सपेरिमेंट था, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उससे इन्होंने ये निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। देखो चार्ज टू मास रेशो, ये लोगों ने, ये साइंटिस्ट लोगों ने निकाल, चार्ज टू मास रेशो ये लोगों ने निकाल लिया था। मतलब उसका चार्ज, उसका मास का जो रेशो है, वो जो रेशो है वो उन्होंने निकाल लिया था। ये कुछ आया था आपको मालूम है शायद 1 पॉइंट समथिंग
1.75 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये चार्ज टू मास तो इतना निकाल लिया गया था, लोगों ने निकाल लिया कि चार्ज टू मास तो इतना होता है। फिर मिल्किन साहब ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। जब ये निकल गया, जब इसको रखोगे तो यहाँ से आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था। तब लोगों ने निकाला कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 10 की पावर -31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, ये सबको मालूम होगा, ये सब आपको मालूम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है 10 की पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.62 10 की पावर -27 kg। सब आपको मालूम है, सुभान अल्लाह, सबको मालूम है ना, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब डिस्कवरी हो गई थी, समझ गए, सब चीज़ डिस्कवरी हो गई थी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब देखो, अब ये कहा था जे थॉमसन साहब ने क्या बताया, उन्होंने अपना मॉडल दिया, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, जो उनका एक्सपेरिमेंट निकला, उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर उन्होंने क्या बताया, उसको क्या करता है, आपको समझ मजा आया, एकदम मजा आया। देखो बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैंने बता दिया, जो कि केमिस्ट्री टीचर आपको बताता है। चूँकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज है। ये पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको मालूम है, स्ट्रक्चर एटम के अंदर आप पढ़ चुके हो। तो पूरा ये काय का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन चूँकि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो अपने नॉलेज है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये क्या था, अब थॉमसन साहब ने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो स्फीयर होता है। एटम इज अ स्फीयर विथ कैरी पॉजिटिव चार्ज, पूरा प्लस चार्ज भरा होता है, यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक एटम होता है, एटम स्फीयर होता है और स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये इनका कहना था। इन्होंने अपना जो मॉडल दिया वो 1913 के ने, देखो ये पॉइंट्स है, कभी आता है, कभी पेपर जल्दी नहीं आता है, बोल दूँ जल्दी आता नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझ के चलो। कभी पेपर में आ गया कि राइट दिस थॉमसन लॉ, राइट और डिफाइन व्हाट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो आप लिख लेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड। देखो अब पढ़ना सब पॉसिबल नहीं है, जो टॉपर होते हैं वो सब पढ़ के नहीं आते, वरना कोई पढ़ पाएगा। अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये पूरा समझ ले। कभी पेपर के अंदर आ गया, अब जो रट के गया है वो बोला मेरे को याद नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन जो समझा हुआ इंसान है वो बोलेगा मैं तो समझा हुआ हूँ, उन्होंने ऐसा कहा था। तो कहानी के तौर पे साइंस अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। अब बोर्ड में जहाँ तो सब अंडरस्टैंडिंग चलती भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, कुछ भी लिख रहा है तो भी नंबर नहीं मिलेगा। मतलब साइंस थोड़ा सा लिखना, देखो अंडरस्टैंड करके अगर आप लिखना सीख गए, अंडरस्टैंड करके अगर चीज़ों को आप साइंस को अंडरस्टैंड कर लिया आपने और आप लिखना सीख गए थोड़ा सा किताब की लैंग्वेज जैसा, बस आपके नंबर आएंगे 95। फीस के अंदर 95 गारंटी है, समझ गए। फीस में कुछ है नहीं, देखो फीस में न्यूमेरिकल्स आता है और ये सब हम बात करेंगे इस पर अच्छे से। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है, कुछ डेरिवेशंस आएंगे और कुछ थ्योरी आएगा। तो सब तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है और सब सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और एक दिन पहले, कल एग्जाम है केमिस्ट्री का तो कल फिजिक्स का एग्जाम है, तो एक दिन में पूरी बुक पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या करना पॉसिबल है सर, चीज़ों को रिवाइज करना पॉसिबल है, चीज़ों को नोट बनाकर वन शॉट ऐसा एक साथ में पढ़ने की आदत डालो, समझे, तो फिर चीज़ आपको काम आएगी। और रटना छोड़ दो, समझना चालू कर दो, समझ गए। अब थॉमसन साहब का क्या था, अब थॉमसन साहब ने 1913 में ये मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि एटम इज अ स्फीयर, एटम क्या होता है, स्फीयर होता है एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज इम्बेडेड। मतलब इन्होंने कहा कि एटम स्फीयर होता है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इम्बेडेड मतलब घुसा हुआ होता है। मतलब कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, घुसा हुआ है। पूरा प्लस चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या इम्बेडेड है, मतलब घुसे हुए हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आपका, दिस मॉडल रिफर्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने कहा कि ये जो आपका मॉडल वो कैसा एक तरह का प्लम पुडिंग मॉडल है, समझ के, खीर होती है उसमें वैसा, दैट इज अ प्लम पुडिंग मॉडल। एंड ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मतलब क्या सर, अरे खरबूजा होता है। अब जो अपना वाटरमेलन होता है उसमें क्या होता है, पूरा लाल लाल होता है। तो लाल लाल आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो बीज है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन है, समझे। वाटरमेलन लाल लाल, तो लाल लाल पूरा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो घुसे हुए हैं, जो उसमें बीज जो घुसी हुई है वो आपका क्या है, प्रोटॉन है। इट लाइक अ मॉडल, दैट्स कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, समझ गए। एंड व्हाट्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम क्या होता है, कभी भी न्यूट्रल होता है, सबको मालूम है। एक सिंगल एटम कभी क्या होता है, एक एटम क्या होता है, कभी भी न्यूट्रल होता है। बिकॉज वाई, बिकॉज कि एक एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सबको मालूम है। तो उन्होंने भी बस वही कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब पॉइंट्स मैंने अपने से बना के हल्का सा लिखा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। समझ के देखो मैंने जो लिखा हूँ ये मैंने हल्का सा टेक्स्ट बुक में याद है, टेक्स्ट बुक को समझा और लिख दिया। और आपको मालूम है ये डेफिनेशंस, ये चीज़ें मैं लिखा हूँ एकदम ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट बुक की लिखी हुई है, समझ गए, लेकिन मेरी लिखी हुई है, मेरी खुद की लिखी हुई, ओन की लिखी हुई है, समझ गए। तो समझी हुई चीज़ आपको लिखना आना चाहिए बस। देखो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन अ स्फीयर विच कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम इट। मतलब प्लस चार्ज बाहर नहीं आ सकता, प्लस चार्ज ऐसे घुस के अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। बस यही थे किसके, थॉमसन साहब का यही अपना मॉडल था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बाद जो मॉडल आया था वो था अपना रुदरफोर्ड का मॉडल। ये सब पेपर में नहीं आता है, पहली बात बता दूँ, ये सब पेपर में आता नहीं है, फिर भी एक समझ लो
मजे के लिए, समझ गए। तो रुदरफोर्ड साहब का पढ़ते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, फिर अपन चलेंगे बोहर मॉडल का, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हल्का सा पढ़ते हैं अपन इसको रुदरफोर्ड को, फिर चलते हैं अपन बोहर मॉडल की तरफ। तो नोट कर लेंगे इसको। तो एक इंपॉर्टेंट दैट्स को रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अब देखो रुदरफोर्ड साहब से एक साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था, आपको कैंसिल है वो, आपको द मॉडर्न, क्या नाम था उनका, एक गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट, क्या नाम था उसका, गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी मशहूर हुआ था इनका एक्सपेरिमेंट। तो उसी को कॉपी किया था किसने, मतलब कॉपी नहीं बोलेंगे, मतलब उसको स्टडी करते हुए, उनको मानते हुए उन्होंने कुछ अपने क्या दिए थे, पॉस्चर दिए थे, कुछ अपने उन्होंने बातें कही थी, किन्होंने, रुदरफोर्ड सामने। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैक्सिमम क्या करता है, मैच करता है किसके, गीगर मार्टसन के एक्सपेरिमेंट। उनका जो एक्सपेरिमेंट है और इनका एक्सपेरिमेंट दोनों क्या करता है, मैक्सिमम क्या करता है, मैच करता है। कुछ डिफरेंस है, लेकिन मैक्सिमम पूरा जो उनका सेटअप था, बहुत सी चीज़ें सब क्या थी, सब सेम थी, इनकी और सेम थी किससे, जे मार्टसन से। तो उनका और इनका डायग्राम एकदम सेम रहता है, आपको बुक में दिया भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं बुक में दिया अपने जे मार्टसन का देकर रखा है, तो मैंने उसको बना दिया। और ये एकदम सेम किसका होता है, अपना जो रुदरफोर्ड का, उनका भी क्या था, एकदम एक्जैक्टली एकदम क्या था, सेम था। अब देखो हुआ क्या, किस तरह का एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था अल्फा पार्टिकल्स को, अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। फिर उन्होंने यूज़ किया था लीड ब्रिक का। ये क्या होता है, ये इनके एक्सपेरिमेंट अलग था और उनके एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा क्या था, अलग था। तो मतलब ये क्या होता है, रेस को क्या करना होता है, पैरेलल करने के लिए, मतलब रेस निकले तो सब क्या हो जाए, एक लाइन में हो जाए, अलाइन हो जाए। तो इन्होंने यूज़ किया था लीड ब्रेक, और उन्होंने उनका थोड़ा ऐसी सेम उनका भी उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था। अब यहाँ से रेस निकलेगी और ये क्या अपना गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, क्या ये थिन गोल्ड का एक फॉइल है, क्या है, फॉइल है। अब आपको मालूम है जो थिन गोल्ड का जो फॉइल है, फॉइल अभी अपने मालूम है कि वो एक एलिमेंट है, उसके अंदर क्या होंगे, बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पूरा खाली होगा ना, कुछ इस तरह से। आपको मालूम है कि अगर गोल्ड है तो ये इसका गोल्ड का ये बीच में न्यूक्लियस होगा, और यहाँ सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मैक्सिमम जो स्पेस है वो क्या है, खाली है ना। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ सब इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ जगह पर है और पूरा क्या है, खाली है। बीच में न्यूक्लियस है, उसके अंदर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये चीज़ का भारी है। तो होगा क्या, जब यहाँ से रेज आएगी, देखो यहाँ से रेज आएगी, यहाँ से रेज इस पे आएगी, तो आपको मालूम है मैक्सिमम रेज क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी, मैक्सिमम रेज पास कर जाएगी सिंपल तरीके से, बिकॉज एम्प्टी 99% जो एटम होता है क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो मैक्सिमम रेज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज वो क्या सिंपल तरीके से पास हो जाएगी। अब देखो ये पास हो गई, यहाँ से पास होगी, अब यहाँ से क्या टकराएगी, इस तरह एंगल बनाएगी, ये टकरा ऐसा बनाए, तो मैक्सिमम आर डिफ्लेक्टेड विद वेरी लार्ज एंगल। सब के सब क्या हो जाएगी, पास कर जाएंगे, बिकॉज एटम मैक्सिमम क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो सब के सब यहाँ से पास हो जाएंगे, और पास होने के बाद इससे टकराएंगे, ये स्क्रीन है, इससे टकराएंगे तो क्या बनाएंगे, एक लार्ज एंगल बनाएंगे। देखो ये ऐसा बना रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो वही मैंने बोला हूँ, द 99% स्पेस इज एम्प्टी इन दी एटम, क्या होते हैं, खाली होता है। और उन्होंने क्या कहा, देखो एटम इज ए स्फीयर, एटम क्या स्फीयर होता है। ये जो इनका क्या कुछ एक्सपेरिमेंट से जो निकला है, दैट्स कॉल्ड पोस्टुलेट्स, वो मैंने आप लिख दिया हूँ, कभी आएगा तो आप लिख सकते हो। देखो क्या बोला, एटम इज अ स्फीयर, सबको मालूम है एटम क्या होता है, स्फीयर होता है। एंड टाइनी चार्ज पार्टिकल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, उसमें क्या होता है, टाइनी चार्ज पार्टिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, अरे प्रोटॉन होता है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड 99% स्पेस एम्प्टी इन द एटम, सबको मालूम है कि एटम के अंदर एकदम सिंपल है, अब सब में आता है, 99% क्या होता है, एम्प्टी होता है, सबको मालूम है। फिर क्या देखा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स अराउंड इट। हाँ सही बात है, न्यूक्लियस को कौन घेरा हुआ है, अराउंड इट इलेक्ट्रॉन्स घेरे हुए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अराउंड दी मूव, क्या करते हैं, मूव घूमते अराउंड दी न्यूक्लियस। देखो सिंपल, एकदम सिंपल है, जो लिखा है सब पहले से मालूम है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अरे सब इसको सबको मालूम था। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम क्या होता है, कभी भी न्यूट्रल होता है, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सबको मालूम था। लास्ट देखो, मैक्सिमम रेज आर डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल, सबको मालूम, मैक्सिमम इसे पास कर जाएगी और एक लार्ज एंगल बनाएगी। लेकिन 2000 में से या 3000 में से या 1000 में से कोई एक रेज होगी जो ऐसा पास करेगी और इससे टकराएगी, और वैसी क्या हो जाएगी, बैक वापस आएगी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन दे आर कम आउट। समझ गए, 1000 में से सम वन रेस कम बैक, हजारों में से 2000 में से कोई एक रेस क्या होगी, जाएगी और वैसे वापस आ जाएगी विद जीरो डिफ्लेक्शन। तो लोगों ने कहा ये कौन सी रेस है जो वापस आ रही है, तो लोगों ने कहा कि बीच में कोई ऐसी भारी चीज़ है, या बीच में कोई ऐसा ज़्यादा मास है जिसके से टकरा के आ रहा है, वापस आ रहा है, और सब तो टकराया नहीं, यही एक रेस की टकराई वापस आ रही है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया, तो उन्होंने समझा कि बीच में कोई ज़्यादा मास है, बीच में कोई ज़्यादा डेंसिटी वाला मास है जिसके से रेस टकरा के वापस आ रही है, समझे। तो उन्होंने कहा क्या, वो क्या है, न्यूक्लियस, क्या है वो, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। बस बोले कि कोई पॉजिटिव चीज़ है, उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोल दिया, बस इतना ही मालूम। उसके अंदर क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। फिर बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो लोगों ने बताया कि उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, भरे होते हैं, उसी छोटे से जगह स्मॉल साइज के अंदर सबके सब क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, भरे होते हैं, बस। फिर न्यूट्रॉन को निकाला था किसने,
चार्टविक निकाला था, चार्टविक का एक्सपेरिमेंट था पूरा, वो सब आपको पेपर में है नहीं, समझ गए। तो ये मैं हल्का हल्का बता दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं, समझ गए। तो इनका आपको मालूम है मॉडल क्या होगा, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इनका जो फेलियर क्या था, ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक बहुत सारे हैं, आप सिर्फ सुन लीजिए, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो ड्रॉबैक को आप समझेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। इसके जो ड्रॉबैक थे, वो एक ड्रॉबैक था, ये डजेंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ना कर पाए। अभी समझेंगे क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ना कर पाए। किसको, आपकी बुक में बहुत सारा लिखा, पढ़ भी सकते हो, मैं हल्का बता देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, ये सब पढ़ने वाली चीज़ है ना, क्योंकि वन शॉट है तो चीज़ों को अपने कवर करना है, वो सब डेविएशन वगैरह मतलब करना है अपने कवर, तो ये सब करके मतलब नहीं है, इसे समझ लो। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन, ही डज नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब एटम स्टेबिलिटी, एक एटम होता है, क्या है इसका नाम, ये सर क्या है, देखो आपको मालूम है जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी थी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सर ये क्या था, क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी थी, जो मैक्सवेल वगैरह दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या होगा उन्होंने, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड क्या बोला था इन्होंने, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits the radiation, emits the energy और emitted the radiation और energy। खतरनाक सा कंसेप्ट था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो क्या करे, एक्सेलरेट करेगा तो अपनी एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, क्या करता है, इमिट करता है। मतलब अभी मेरी कुछ एनर्जी है और मैं चार्ज पार्टिकल अगर मैं भागने लगूंगा तो मेरी एनर्जी कम होने लगेगी। दैट्स फंडा ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे कि चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स द रेडिएशन एंड देयर एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, उसकी एनर्जी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। अब ये जो कंसेप्ट था उसको जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो अब ये लफड़ा क्या हुआ, देखो समझो क्या लफड़ा था। जैसे ये कोई एटम है, ये कोई न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है और ये करता है क्या, आपको मालूम है ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है अराउंड दी न्यूक्लियस। ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अभी एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल, मतलब ये भी अपनी एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा। मतलब इसकी एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और आपको मालूम है हर सेल की एनर्जी होती है, एनर्जी पढ़ चुके एनर्जी लेवल्स होते हैं, हर सेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। ये फर्स्ट सेल की एनर्जी अलग होती है, हर सेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। एनर्जी आज इंक्रीजेस, सब आप पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़े तो सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आपको होगा कि एनर्जी हर सेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी होती है। एनर्जी आर इंक्रीजेस और इसको एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हाँ, तो मान लो इस चल की कुछ एनर्जी, इसकी कुछ एनर्जी है। अब इसकी एनर्जी मान लो ये 2 है, ये 5 है और ये कितना है, 10 है। अभी जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इमिट द एनर्जी, एनर्जी क्या करे, इमिट करेगा। तो 10 से फिर मान लो बन गया 5 बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अभी चूंकि अभी घूम रहा है, फिर और एनर्जी इमिट करेगा तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और इमिट करेगा तो फिर न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, ये टकरा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराएगा किससे, न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तब तो एटम ब्लास्ट हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मान लिया जाए कि चार्ज पार्टिकल इमिट्स द एनर्जी, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल इमिट्स द एनर्जी, और ऐसा मान लिया जाता तो ये एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप उन्हें एग्जिस्ट नहीं करते, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, सब तो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि ये जो थ्योरी वो क्या है, गलत है, जो बाद में प्रूफ हुआ। तो लेकिन ये कुछ बता नहीं पाया कि ऐसा कुछ क्यों होता है, ऐसा कुछ बता नहीं पाया। जो बताया किन्होंने, बहुत सामने इसको बता दिया। तो एक इनका ये ड्रॉबैक था। और फिर इनका ये ड्रॉबैक था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। सब पढ़ेंगे आगे, है क्या सब पढ़ेंगे। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, किसको, डिस्क्रीट। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। 2 पॉइंट अगर कभी आएगा कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड, तो आप लिखेंगे, पहला काम लिखेंगे कि ही डजंट नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझ गए, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, ही डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और इमेजिनरी स्पेक्ट्रम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। समझेंगे क्या होता है, ये भी होता है, कुछ अच्छा कंसेप्ट होता है। दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। 2 चीज़ें समझ गए, बाद में पढ़ेंगे इसको। तो इतना था इनका ड्रॉबैक। अब कौन आएगा, अब मेन जो चीज़ है वो आएगी बहर साहब के एक्सपर्ट। बहर साहब आएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, वो मेन आपको, और बोर्ड में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। समझ गए। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था अभी तक। अब जो चालू होगा वो ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको क्या करें, नोट करेंगे। फिर अपन करते क्या, बहर्स मॉडल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है, बहर्स मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आते हैं। समझेंगे, एक चीज़ समझेंगे, मजा आएगा एकदम। बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत सी नॉलेज आपको मैं दे दूंगा चैप्टर के अंदर। तो सुनते रहेंगे चीज़ों को, आपको मैं इतना बताऊंगा जितना आपके बुक के अंदर है भी नहीं, और टीचर उतना ज़्यादा आपको डीप में बताएंगे भी नहीं। तो समझेंगे, अच्छे नोट करेंगे, मजा आएगा। देखो बॉस मॉडल क्या है। अब देखो वो फेल हो गए,
वो फेल हो गया, बचा कौन? बॉर साहब। अब देखो इनका जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसको 3-4 पोस्टुलेट के अंदर बना के छोड़ दिया गया। मतलब 3 पोस्टुलेट है मेन, लेकिन ऐसी नहीं है, उनकी पूरी किताब है तो उन्हें बहुत सी चीज़ बताई है। तो अपन क्या करेंगे, 3 पोस्टुलेट याद कर लेंगे और सिंपल खत्म हो जाएगा। तो कभी आता है कि राइट दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो ये 2 मैंने लिख दिया, तीसरा लिखेंगे, खत्म हो जाएगा। देखो मेन क्या पता इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि ये जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सबको मालूम था, इन्होंने पहले ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। देखो पहला खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन देखो इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इनका जो पूरा यहाँ से नोट करते रहेंगे, इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड था हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही वैलिड था इनका एक्सपेरिमेंट। इनका पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइड्रोजन एटम के बेस था, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट इसी पे किया था, पहली बात। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट। समझ गए? और देखो ये पढ़, विथ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, विथ सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, मतलब हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करता है, समझना। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना काफी मजेदार है। इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, सही बात है, रिवॉल्व करेगा। तो ऐसी बात नहीं, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, समझना बेसिक चीज़ है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है? हाँ या ना? बोलोगे नहीं सर। अब कोई बोले हाँ सर, बोले इलेक्ट्रॉन सर ये भी है कि कहीं पर भी रिवॉल्व करे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी इलेक्ट्रॉन ये दोनों सेम चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करे, यहाँ रिवॉल्व करे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये चूंकि पूरी बात क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व करता है जिसके लिए वो बना होता है। उधर एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम के शेल, फिर एल शेल, पहले 1s में आता है, फिर 2s में, कैसे पढ़े 1s फिर 2s फिर 2p। ये क्या एनर्जी लेवल्स है। इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन वही जाता है जहाँ पर जिसके लिए वो बना होता है। इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन देखो मैं क्या लिखा हूँ, विथ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, विथ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। इलेक्ट्रॉन कुछ ही जगह पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कुछ ही जगह पर क्या है, प्रेजेंट है। और हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी है। एवरी शेल हैव अ फिक्स एनर्जी, हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। समझ के चलो, यहाँ पे सब लिखा नहीं है लेकिन सब इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करेगा, जहाँ के लिए वो क्या है बना हुआ है, जहाँ के लिए वो बना हुआ है वहीं क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, वहीं वो पाया जाएगा, पहली बात। फिर मैंने बोला कि हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। आपको इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, विथ जिसके लिए वो बना हुआ है। ऐसे नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर ये आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और हर शेल की अपनी अपनी क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी। ऐसी बात नहीं कि ये शेल की एनर्जी इसकी अलग, सबकी अपनी अपनी क्या एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। एवरी शेल हैव अ डिफाइनाइट एनर्जी, एवरी शेल हैव अ डिफाइनाइट एनर्जी। समझ गए? सब पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, समझ गए? सेकंड क्या है सर, देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सबको मालूम है, ओनली इन दोस ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी बाय 2π। क्या सर, क्या बोले एक चीज और समझो, इससे पहले इसको और समझो हल्का सा। देखो इतना समझ गए सर, कुछ और बताइए। अब आपको मालूम है, आपको इतना मोटा आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, देखो इससे बनेगी अभी एक इक्वेशन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एट द टाइम टू फोर्सेस एक्टेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, टू फोर्सेस एक्टेड, वन इज व्हाट, अरे देखो ये बीच में क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। अरे कौन सी फोर्स, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इसको बोलो माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू चार्ज। कौन सी फोर्स लगेगी सर, अरे कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। ये बीच में कौन न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा विद द फोर्स ऑफ F, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे भैया भूल ना जाओ, फोर्स का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चार्ज को खींचता है विद द फोर्स ऑफ F, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मूला याद है, 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हाँ सर ये फॉर्मूला याद है। इतनी फोर्स से खींचेगा, ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को इतनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ गए सर, समझ गए? तो देखो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अपने पास एक प्लस चार्ज है और एक बार अपने यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या अपने प्लस चार्ज, और क्या अपने पास माइनस चार्ज है। देखो तो क्या, तो 1/4πε0 के हो गया, और Q1 को बोल दो प्लस ई, और ये क्या अपना माइनस ई है, और नीचे के R स्क्वायर है। देखो उसको ऐसा लिखो 1/4πε0 के ई स्क्वायर, क्या बन गया, ये ई स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ये ई स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या आपको सिंपल तरीके से R स्क्वायर, क्या आपका R स्क्वायर। समझ गए? प्लस माइनस छोड़ दो, ये जो होता है ना, ये होते हैं क्या होते हैं, ये मैग्नीट्यूड से होते हैं। मतलब देखो माइनस ई इज इक्वल टू प्लस ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई। आपने लेना है सिर्फ क्या, इसका मैग्नीट्यूड, वो कितना होगा, ई होगा ना, तो ई स्क्वायर बन गया और नीचे का R स्क्वायर। समझ गए? अब देखो अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी एग्जाम्स की, नीट वगैरह की, जे की, अगर मतलब अच्छे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर वो क्या करते हैं पता है, वहाँ पर इसको देखो ये किसके लिए वैलिड है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो 1 हो। तो यहाँ पे देखो 1 है, बाजू कितना 1 है। अगर अब नीट के अंदर ऐसा तो देगा नहीं कि हाइड्रोजन एटम, वो बोले सोडियम है तो सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। लेकिन उसको बनाना है क्वेश्चन तो वो तो देगा, तब क्या करोगे, तब दिक्कत हो जाएगी। तो मैं हल्का बता देता हूँ ताकि ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं बोर्ड और नीट के अंदर और एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना जेड, बस और कुछ नहीं। ई स्क्वायर की बाजू लिख दो जेड, क्या लिखो, ई स्क्वायर की बाजू लिख दो जेड लिख दो। देखो जेड 1 होगा कब, हाइड्रोजन एटम के लिए, जो बुक में है, बुक में हर जगह 1 लिखा हुआ है। लेकिन अब क्या करना है, इसको बाजू क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, जेड से। अगर नीट के अंदर पढ़ लो ना भैया क्या दिक्कत है, जेड लगा दो, क्या लगा दो, जेड लगा दो, और कुछ करना नहीं है। जिनको नहीं करना है वो हटा दो, 1 लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लास्ट में मैं करा दूंगा, फिर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 होगा तो फॉर्मूला एकदम क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चीज़ें समझते चलिए, एकदम बेहतरीन, एकदम सही है। समझ गए सर, इतनी फोर्स लगेगी, दैट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप एक चीज़ और देखो, ये इसको खींच रहा है विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मालूम है कि ये क्या करता रहता है, सर्कुलर मोशन करते रहता है। हाँ सर, ये घूमता रहता है, दैट्स को सर्कुलर मोशन। आपको मालूम है अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंटर में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सही मालूम है कि जब कोई बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, सेंटर में क्या लगती है, फोर्स लगती है, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। वो काम क्या है इसका, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका काम क्या होता है, कितनी होती मालूम है ना, mv/r होती है, दैट्स सेंटीमीटर फोर्स। अब 12 के अंदर आपको सब मालूम होगा। तो ये फोर्स लगेगी, और आपको मालूम है सेंटर में जो फोर्स लगती है, सेंटर पे जो फोर्स लगती है उसके वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। याद है, सेंटर में जो कोई फोर्स लगी उसकी क्या इक्वल हो जाएगी। अब सेंटर में कौन सी फोर्स लग रही है सर, ये लग रही है सर, ये इसको खींच रहा है टुवर्ड्स सेंटर विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स सेंटर में लगती है उसके इक्वल कौन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ लो, दुनिया में जब जब सेंटर में कोई फोर्स लगती है उस फोर्स के कौन इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इक्वल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, जब बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर में क्या लगती है, फोर्स लगती है, उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसका काम क्या, बॉडी को क्या कराना, सर्कुलर मोशन कराना, और कुछ काम नहीं है। क्या कराना, बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये कितनी फोर्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और आपका जो सेंटीमीटर फोर्स है वो कितना है, mv स्क्वायर बटे R। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो ये फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। समझ गया, इन विच इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रिवॉल्व करेगा, इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत में नहीं, सिर्फ मेन ये फॉर्मूला है, मेन ये है, इससे आगे काम चलेगा। और सब समझ गए, इसको नोट कर लेंगे, 1 2 3 4 समझ गए। देखो मैंने उसको वहाँ पे लिख दिया, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोस ऑर्बिट इन विच द एंगुलर। इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम। अब सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल मतलब होता है, एल मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, क्या होता था ये, आर क्रॉस पी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, दैट्स कॉल्ड। पी होता था मोमेंटम, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। ये होता है किसके अंदर, लीनियर के अंदर, ये होता है किसके अंदर, एंगुलर के अंदर। अगर बॉडी घूम रही है तो होता था एंगुलर मोमेंटम, और बॉडी चल रही है तो दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखो आपको मालूम है, जो ए क्रॉस बी हटेगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या होता था, जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन आता है। इस आपको मालूम होगा, 10वीं क्लास 11वीं पढ़ चुके आप। क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन आता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देख रहे हैं आपको कि पी को आप क्या लिखोगे, पी मतलब मोमेंटम, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्या होगा, ये साइन थीटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो कितना है, एम कितना है, देखो एम वी आर है ना, एम वी आर साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। और आपको मालूम है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मालूम है ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, समझ गए सर। तो यहाँ पर देखो ये एंगल क्या है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो ये होगा आपका आर वेक्टर, दैट्स कॉल्ड रेडियस वेक्टर, और ये होगा इसकी वेलोसिटी v। एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। देखो मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलोगे आप, इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम कुछ इस तरफ है और रेडियस इस तरफ है। आर और पी दोनों एंगल कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। अरे दिख रहा है, आर ये रहा, पी उस तरफ, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब पी ऊपर है, ये इस तरफ है। एंगल कितना है, 90 है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, कितना 1 हो गया, मतलब एम वी आर निकल गया, दैट्स एंगुलर मोमेंटम। समझ गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब इक्वल, क्या बोला है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, वो कि l। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
NH/2 NH मतलब H/2 इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, H/2 होगा। या फिर देखो इंटीजर मतलब क्या होता है, देखो ऐसा होगा, मतलब जैसे मान लो ये फर्स्ट शेल है, n=1 है, यहाँ n=2 है, ये n= कितना है 3 है, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2 होगा। मतलब अगर फर्स्ट शेल है तो H/2 होगा फर्स्ट शेल के लिए। सेकंड शेल में क्या होगा, सेकंड शेल में 2 आएगा ना, देखो ये फर्स्ट हो गया, फिर 2H/2 हो, ये एंगुलर मोमेंटम कितना हो 3H/2 हो, ऐसा हो। एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, H/2 2H/2 या 3H/2 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 होगा। H/2 हो या 2H/2 हो या 3H/2, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, चलेगा क्या, ऐसा लिखा 1.5H/2, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटीजर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी व्हाट रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये क्या है फ्रैक्शन में 1 पॉइंट देयर इज अ फ्रैक्शन, तो कहाँ रिवॉल्व करेगा, ओनली फॉर इंटीगर में, मतलब 1 हो 2 है 3 हो, बस यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मतलब ये है कंडीशन, ये क्या सिंपल तरीके से आपकी कंडीशन। और आपको मालूम है L कितना होता है, MVR होता है, तो ये हो गया MVR = H/2, क्या हो गया H/2, को समझ गए। अब देखो यहाँ कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। मान लो N क्या Ln क्या होगा, Ln क्या होगा NH/2 होगा ना, क्या होगा NH/2 होगा, तो यहाँ आप N लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पर N लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। NH/2 क्या होगा, NH/2 होगा, 1 2 3 4, तो N मान लो, N मतलब इंटीजर, तो NH/2, दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। वो फर्स्ट और ये सेकंड, इन दो का यूज़ करेंगे, और अब देखो इन दो का यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे अपन क्या, फाइंड करेंगे अपन रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। मतलब इतनी चीज़ आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन आपको बुक में ये 2 दिया हुआ है और डायरेक्ट आपको ये दे दिया है, थोड़ा सा ऊपर कोई घुमा दिया है ऐसा कुछ, तो आप ये 5 निकालेंगे अच्छी तरीके से, एक एक चीज़ें इन डिटेल समझेंगे, हाउ वी कैन फाइंड रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी बाय यूजिंग 2 इक्वेशन, समझ गए। इसको नोट कर लेंगे, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द सेकंड postulates, and that is the first equation and that is the second equation we are used, and then we are find what radius, velocity, kinetic energy, potential energy, total energy, समझ गए, नोट कर लेंगे, फिर आप इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखो अपने पास 2 इक्वेशन है, एक ये और ये इक्वेशन है, अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और मालूम करेंगे रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, समझ गए। और बहुत को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही निकालना है। देखो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या करेंगे सर, फर्स्ट अपने मालूम करना है इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, क्या करेंगे पहले अपने मालूम करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, ये 2 इक्वेशन अपने पास है सर। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके, एक काम कीजिए, अब यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि V² कितना होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो V² कितना होगा, V², देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन से V² कितना होगा सब निकाल लो जरा आप, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1/4πε0 के ZE² इतना है। अब आपको दिख रहा है कि R को यहाँ भेज दो, R को यहाँ भेज दो और मास को नीचे लेके आ जाओ, देख रहे हो, R को वहाँ भेज दो, मास को नीचे लेके आपका V² निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपने यहाँ से V² निकाल लिया, अब यहाँ पर V² आ जाए तो काम बन जाए। ये सर यहाँ पर लेकिन V² है नहीं, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना होगा देखो, तो होगा वो M² V² और R² होगा, इक्वल कितना है N² H² बटे 2 का स्क्वायर 4 और ये होगा π² हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अपन निकालते हैं यहाँ से V² कितना होगा, तो कितना होगा देखो, कितना होगा V² कितना होगा अकेले, ये एज इट इज रहेगा N² H² बटे 4 π² और M² नीचे चले आएगा M² और यहाँ से R² जाएगा नीचे जाएगा, तो बचा कितना आपके पास, बचा क्या आपके पास V²। देखो इन दोनों को मैंने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया, समझ गए। अब दिख रहा है कि इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, इसको फर्स्ट सेकंड था ना, इसको बोल दो थर्ड बोल दो, इसको फोर्थ बोल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ और यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये और ये इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि देखो 1/4πε0 के ZE² R और नीचे क्या आपका R² और यहाँ पे क्या आपके पास M है, इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा N² H² बटे 4 π² M² और R² की, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, एकदम सिंपल है। देखो क्या कर, अब जो कैंसिल करना है कर लेंगे कैंसिल। देखो आपको दिख रहा है कि एक R से एक काम कीजिए, रुकिए, सिंपल काटेंगे, देखो सिंपल काटना है। R² से R² कैंसिल हो गया, एक मास से एक मास कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल हुआ नहीं होगा सर। तो बचा क्या, देखो ऊपर बचा ZE² R बचा, नीचे बचा आपके पास ε0 बचा हुआ है, K बचा हुआ है, R² पूरा मर गया, M से M भी मर गया है, ऊपर आपके पास बचा हुआ है N² और H² बचा हुआ है। अच्छे देखेंगे 4 कैंसिल, एक पाई बचा हुआ है, एक पाई, M² से M² आपको सिंपल तरीके से कैंसिल हो गया, नहीं एक M बचा हुआ है, एक M अभी यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है।
और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझ गए, जो बचा मैंने लिख दिया। मेरे को चाहिए क्या, रेडियस चाहिए ना भैया, देखो निकल गया रेडियस, इसको रखो, सबको यहाँ भेज दो, ये कितना होगा यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो, इसको भेज दो यहाँ पर, तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बाय 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 कर दो पाई एम जेड ई का स्क्वायर। क्या बात है सर, निकल गया फॉर्मूला रेडियस का, खूबसूरत फॉर्मूला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बटे वॉट या बाय पाई एम जेड स्क्वायर, निकल गया फॉर्मूला। देखो क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद कर लो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बटे पाई एम जेड स्क्वायर विद द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, विद द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, समझ गया एकदम अच्छे तरीके से। 3 से 4 नंबर का आता है, 3 से 4 नंबर का आता है कि फाइंड द रेडियस एंड वेलोसिटी, सिंपल कर लेंगे। देखो आपने एक निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी बुक में आपको इतना ही करना है, मैं कुछ और बताऊंगा क्योंकि आपने पढ़े थोड़ा सा लेवल का। देखो अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो अभी जो फॉर्मूला है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर आपको बुक में इतना ही करना है, फिर एक स्टेप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको दिख रहा है कि एन क्या है, नंबर ऑफ शेल वैल्यू होगा ना, नंबर ऑफ शेल वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए n1 n2, तो ये अलग हो सकता है, ये अलग, n कैन बी वेरिएबल, फर्स्ट शेल के लिए n1 सेकंड n2, मतलब ये वेरिएबल है। h क्या कांस्टेंट, h का नाम क्या होता है, ब्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम होता है, ब्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर देखो देखो समझा, सिंपल समझना, h क्या अपना ब्लैंक्स कांस्टेंट, क्या नाम इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट का नाम था, उसी पे इनका नाम दिया गया प्लैंक्स। ये कांस्टेंट होता है, वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है सर, 6.63 10 की पावर -34 कुछ समथिंग फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, याद है कुछ कुछ, हाँ सर याद है। इसके लिए ये कांस्टेंट होता था 8.85 10 की पावर -12 समथिंग कुछ कूलम स्क्वायर पर, ऐसा कुछ था सिंबल, याद है, भूल गए सब। के क्या कांस्टेंट होता है, के मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। के क्या होता है, के कांस्टेंट होता है। एयर में कितना होता है, ये 1 होता है। और अब आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हो कहाँ पर हो रहे हैं, एयर में हो रहे हैं, मतलब आपका के कितना होगा, 1 होगा। पाई का कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है 3.14। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, अभी किसके लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, मतलब मास, एम क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपको मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 की पावर -31 kg। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। बाजू में जेड है, जेड वेरी है, जेड इज एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम के लिए अलग होगा। मैंने यूज़ किया था Z1 होगा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, लेकिन मैंने यूज़ किया बिकॉज ऑफ नीट वगैरह एग्जाम के अंदर आता है, तो जेड लेके चलेंगे। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, वो क्या होगा, अलग होगा। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सब बोलेंगे 1.6 10 की पावर -19 कूलम। आपको ऐसा याद होना चाहिए सर, आपको याद है, आपको भी याद होगा अगर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो, समझ गए। 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब यहाँ सर क्या 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 वेरिएबल है, एक आपका n बचा और आपका z बचा। पूरे जितने डेरिवेशन करेंगे, 2 लोग वेरिएबल है, n और z, पकड़ लो भी से, n और z अपने क्या वेरिएबल है, और सबके सब अपने क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए सर। तो n और z अपने क्या है, वेरिएबल है, सबके सब कांस्टेंट है। देखो सबको यहाँ पे रख देंगे, सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 0.53। देखो ऊपर बचा हुआ n स्क्वायर जो वेरिएबल है, और नीचे बचा z, ये 2 ही लोग क्या अपने वेरिएबल है और सबके सब क्या कांस्टेंट है। उनको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको ये आंसर आएगा। किसके अंदर आंसर, आपका आंसर आएगा एमस्ट्रॉम के अंदर आपका आंसर आएगा। समझ गए। तो आपका फॉर्मूला निकलेगा कितना, 0.53 n स्क्वायर बाय z एमस्ट्रॉम, दैट इज अ फॉर्मूला, दैट इज अ फॉर्मूला। कितना है, 0.53 n स्क्वायर बाय z। आपका आंसर किसके अंदर आएगा, एमस्ट्रॉम के अंदर आएगा, और कुछ नहीं, बस इसको आपको याद रखना है। देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, आपका आंसर किसके अंदर आएगा, एमस्ट्रॉम। एमस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर होता है। n नंबर ऑफ शेल, z एटॉमिक नंबर, खत्म। अरे खत्म, लफड़े खत्म, याद कर लो भैया, मैं जो बता रहा हूँ उतना कर लो। NCERT बुक करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई सब करा देगा आपको। NCERT सब सिंपल है, थोड़ी सी एडवांस होती है और कुछ नहीं। अब बोर्ड वाले सब कराते नहीं है, तो फिर बोलते हुए NCERT अलग पढ़ाते हैं, लेकिन है सब एक ही चीज़। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये निकल गया आपका रेडियस का फॉर्मूला, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, एकदम मजा आ गया, खुश हो गया दिल सर। तो ये आपका फॉर्मूला ऑफ रेडियस। देखो इसको याद रखोगे, जे एडवांस के लिए। क्या बोले सर, ये क्या होता है, ये जे एडवांस नीट वगैरह होता है, तो नीट में भी नहीं आता है, जे एडवांस में सब फॉर्मूला यूज़ होता है। उन्हें आप सिंपली याद भूल जाओ तो लफड़ा कोई नहीं है, क्योंकि नीट के बच्चे को सिर्फ यही याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। नीट के बच्चे को अगर यही याद रहे तो बहुत बड़ी बात है, और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जे एडवांस वगैरह के अंदर वगैरह यूज़ होता है फॉर्मूला, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन के बटे पाई z स्क्वायर, आपने याद है, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया एकदम। तो इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, देन वी आर फाइंड व्हाट, वेलोसिटी। समझ गए अच्छे से, 3 नंबर का आता है, नोट कर लेंगे। कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे मैंने v स्क्वायर यहाँ से निकाला और v स्क्वायर यहाँ से निकाला, दोनों को कंपेयर कर दिया, कैंसिल के आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो एक चीज़ और समझो, ये जो फॉर्मूला है, ये एक काम को नोट कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो, बाद में देखते इसको नोट कर लेंगे। आपका निकल गया रेडियस। अब क्या मान लेंगे, वेलोसिटी कितनी होगी, देखो एकदम सिंपल है। देखो ये दिख रहा है, mvr = nh/2π। हाँ सर दिख तो रहा है, पुट कर दो ना, आंसर आ जाएगा। mvr = nh/2π, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी। ये अपने मालूम पड़ चुका है, इतना आंसर है। देखो वी आर यूज सेकंड इक्वेशन, वी नो दैट mvr = nh/2π। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिख रहा है
कि आपका जो वेलोसिटी है वो आपको मालूम करना है। हाँ सर, आपको आर मिल चुका है, ये कितना रहा यार, पुट कर दो आप, देखो आपको चाहिए वेलोसिटी, आप यहाँ जो आर उसको रख दो, आर कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बटे पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मज़ा आ गया। तो अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एक काम करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो एम से एम मर गया, देखो एम से एम कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई देखो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, और कुछ देखो एन एच कैंसिल हो गया, यहाँ 2 है, एक एक बचे हुए, तो देखो वी बचा हुआ है, एन बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, एप्सिलॉन बचा हुआ है, के बचा हुआ है, नीचे आपके पास जेड स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए वेलोसिटी चाहिए ना, सबको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, आपको निकल जाएगा वेलोसिटी, आपका आंसर आ गया। देखो इसको उसको वहाँ भेज दो, तो ये होगा जेड स्क्वायर, और इन दोनों को सबको नीचे भेज दो, तो ये होगा एन एच एप्सिलॉन नॉट के 2, इन सबको मैंने नीचे भेज दिया। तो आपका फॉर्मूला कितना निकल गया, जेड स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, 2 एप्सिलॉन नॉट के एन एच, 2 एप्सिलॉन नॉट के एन एच, समझ गया। देखो फॉर्मूला क्या है, जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के एन एच, मेरे को ऐसा याद है, जेड स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के एन एच विद द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मैं यहाँ पे इसको लिखते रहता हूँ। क्या फॉर्मूला इसका, जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के एन एच। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आ गया एकदम, निकल गया फॉर्मूला। अब देखो वही काम करेंगे, आपको मालूम है ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट सर, सिर्फ 2 ही लोग अलग हैं, जेड और एन, सब के सब क्या है कांस्टेंट, जेड और एन को छोड़ के सब के सब क्या है कांस्टेंट, उनको रखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आएगा कितना आएगा 2018, मतलब 2.18 10 की पावर 6 जेड बटे एन मीटर पर सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर आपका आंसर आएगा, समझ गए। जैसे आपको काम है किसके अंदर, एग्जाम्स के अंदर कितना होता है 2.18 10 की पावर 6 जेड बाय एन, और आंसर किसके अंदर आएगा आपका मीटर पर सेकंड के अंदर, आपका सिंपल क्या आएगा आंसर आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आ गया सर, वो फॉर्मूला आपको मैंने याद करा दिया, समझ गया। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म, ये आपको याद रखना है, ये आपको काम आएगा, ये नहीं काम आता है, ये बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर काम आता है, लेकिन आपको डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको निकालेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी, वी आर फाइंड द काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, काइनेटिक एनर्जी देखो फॉर्मूला सबको मालूम है, हाँ सर मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत, अरे मालूम है कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, क्यों आती है, बिकॉज ऑफ मोशन की वजह से। कोई दिक्कत नहीं सर, आपको मालूम है वेलोसिटी कितना होता है, अभी तो निकाल के लेके आए, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। अरे है कितना हलवा है, देखो इसको निकाल के लाया जाए, यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो वेलोसिटी कितना आया था, जेड स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के एन एच, इतना आया था, स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो हाफ बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, स्क्वायर तो देखो जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया, वो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, के का स्क्वायर हो गया, एन का स्क्वायर, और एच का भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, समझ गए सर। देखो 4 टू कितना होगा 8 होगा, 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर विद योर काइनेटिक एनर्जी। इतनी होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत इसमें। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर, बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है, तो बस यही तो है, यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। फिर वही काम करेंगे, आपको मालूम है सबके सब कांस्टेंट बचे, जेड और एन को छोड़ के सबके सब क्या है कांस्टेंट, उनको करेंगे पुट, लाएंगे आंसर। आपको मालूम है आंसर कितना आता है, आंसर आता है 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये दो लोग वेरिएबल हैं, जेड और एन ही क्या है वेरिएबल, देखो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये दोनों वेरिएबल है, सबके सब कांस्टेंट, उनको रखेंगे आंसर लाएंगे, और आपको ये आंसर आएगा। और आपका आंसर किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी क्या होती है यूनिट, एक होती है जूल, एक होती है अर्ग, और एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होती है जूल है, बहुत सारी यूनिट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मालूम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है, समझ गए। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, दैट्स कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है सर, इसको याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। मैं इसको कहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख दूँगा फॉर्मूले को, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर, एच का भी क्या स्क्वायर है, और आपका आंसर कितना है काइनेटिक एनर्जी का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपने वेलोसिटी भी निकाल लिया, आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया, अब बचे क्या अपने पास पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, उसको निकाल लेते अच्छे तरीके से, उसको नोट कर लेंगे। देन वी आर फाइंड व्हाट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी, समझ गया, नोट कर लेंगे। अब देखो अब आपने निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या करेंगे आपको निकालेंगे। अरे बहुत सिंपल है,
बहुत क्या होगी, सिंपल है। देखो देखो आपको मालूम है, आपको ये चीज़ जरूर मालूम होगी। कौन सी चीज़ सर? आपको मालूम है कि अगर दो चार्जेस होते हैं, जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और एक है आपके पास माइनस क्यू चार्जेस, इनके बिटवीन डिस्टेंस अगर आर है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी होती थी, कितनी होती थी आपको मालूम होना चाहिए, -1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर। वहाँ फोर्स के अंदर होता था आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आर लगा दो, वहाँ होता आर स्क्वायर, फोर्स कितनी होती थी 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो सिर्फ यहाँ पर आपको लगाना आर लगाना है, दैट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर आपके दो चार्ज है ना आपके पास, एक प्रोटॉन है, बीच में क्या है प्रोटॉन, बाहर कौन, इलेक्ट्रॉन। तो वही देखो ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होगा। देखो Q1 Q2 क्या आपके पास ई स्क्वायर बन जाएंगे और जेड आप लगा देंगे, और यहाँ जो आर स्क्वायर था उसको क्या कर देंगे, सिंपल तरीके से आप आर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या होता है आर होता है। ये फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे आर आता है और कुछ फर्क नहीं आता। तो आपको मालूम है जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वी नो दैट्स कि पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 के होगी, बाजू माइनस भी होता है, और ये होगा आपका ई स्क्वायर और नीचे होगा आर होगा। मैं क्या बोला, जेड लगा दो बिकॉज ऑफ अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए नीट वगैरह के अंदर जेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अपने को क्या मालूम है सर, ये तो कांस्टेंट है, ई आर मालूम है कितना होता है, इतना होता है, आर को यहाँ पुट कर दो, आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, खत्म। अरे बहुत सिंपल है, देखो मैं कितना बता रहा हूँ, कितना सिंपल है। ये सब बच्चे डरते करते ही नहीं है, सिंपल एकदम। ये आर आपको मालूम है, आर को यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बड़ा सा है लेकिन काफ़ी मजेदार है। ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स या इसको बोलो क्वांटम फिजिक्स, बहुत प्यारी चीज़ है। जेड ई स्क्वायर आपका आर कितना है, आपका आर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन के। देखो ये नीचे आएगा, उसको ऊपर आप लिख सकते हो पाई एम जेड ई का स्क्वायर, समझ गए, सिंपल एकदम। देखो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो। देखो जेड ई, देखो जेड क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया, पाई एम बचा हुआ है, और नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 4 है आपके पास, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, देखो एक पाई से ये पाई क्या हो गया, ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये पाई भी कैंसिल हो गया, और ये आपके पास एप्सिलॉन बचा हुआ है, एप्सिलॉन का स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आ गया। दैट इज जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एम बटे 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर के स्क्वायर और एन स्क्वायर के स्क्वायर से स्क्वायर है 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर के का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, दैट्स को पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका फॉर्मूला किसा पोटेंशियल एनर्जी का। देखो इसको ना काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर नीचे 8 है और यहाँ पर क्या आपके पास 4 है, ये z है, ये क्या z है, ये क्या z आपका, तो यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या आपका 8 है। सर यहाँ मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर सर 8 बन जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी ऐसा मैच करने लगेगा फॉर्मूला। देखो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम बटे 4 टू ज़ा 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर के का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और माइनस को डाल दो बाहर, इसको ऐसा लिखो। देखो माइनस को मैंने बाहर कर दिया -2, समझ गए, कोई दिक्कत मैं आपको बता रहा था कि ईजी। देखो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है क्या सेम है, हाँ सही, तो ये दोनों सेम है, 1/8 एम भी दिख रहा है, जेड की पावर स्क्वायर ई की पावर 4 एकदम सही है, एप्सिलॉन का स्क्वायर के का स्क्वायर एन का, अरे सर तो सेम है, ये तो इक्वल किसके, काइनेटिक एनर्जी का इक्वल है। मतलब जो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है -2 टाइम्स ऑफ, ये पूरा इक्वल किसके है, काइनेटिक एनर्जी के। खत्म। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, सिंपल, मजा आ गया। तो ये होती है आपकी सिंपल तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। सर फॉर्मूला क्या पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको ना देखो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये है, ये जो मैं लिखा ना फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसा कर दो, इसको -2 यहाँ लिख दो, दैट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। और आपको याद ये रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने आया था आंसर, काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आया था, 13.6, कितना आया था, देखो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, दैट्स योर पोटेंशियल एनर्जी। और कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया खत्म। अब आपको निकालना है, लास्ट का निकालना है आपको टोटल एनर्जी। सर टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट्स योर टोटल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए, इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, अब देखो इसको करने दो तरीके। आपका फॉर्मूला कितना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकला था, 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और क्या बाजू में के भी डाल दो,
अरे बहुत फॉर्मूला ना काफ़ी खतरनाक दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक कुछ पढ़ रहा है अपन, लेकिन है बहुत ज़्यादा हलवा। क्या बहुत ज़्यादा हलवा। आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, देखो कितना आया था, -2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, वही ना जेड स्क्वायर ई की पावर 4m बटे वॉट 8 एप्सिलॉन नॉट के का स्क्वायर, एच एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अब देखो दिख रहा है आपको, देखो ये 2 टाइम है, देखो ये सेम है, तो ये 2 टाइम में से 1 टाइम गया, कितना बचेगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब बचेगा जेड, क्या बचेगा आपका जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m बटे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, देखो ये और ये सेम है, मतलब 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी, मतलब माइनस आएगा यहाँ पे, ये होगा आपका टोटल एनर्जी। समझ गए सर। लेकिन आपको मालूम है ये जो चीज़ है ये तो सर इसके बराबर दिख रही है, दैट इज द इक्वल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो 1/8 जेड स्क्वायर ई की पावर 4m बटे एप्सिलॉन का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन, देखो सर ये तो सेम है, सेम है, देखो क्या है ये, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m बटे नीचे 8 है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, के का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। हाँ सही सेम है, लेकिन यहाँ सर माइनस नहीं है। देखो ये चीज़ इक्वल किसके है, काइनेटिक एनर्जी की। सर ये बराबर है, कुछ नहीं करना। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस खत्म। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव कर दो, आपका निकलेगा टोटल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको मालूम है जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 13.6 है, याद करा था मैंने आपको, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपका क्या आएगा, सिंपल तरीके से आपका आंसर आएगा। सब समझ गए सर, मजेदार एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। एक एक चीज़ मैं आपको बताया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी। इस देखो ये होती है आपकी टोटल एनर्जी, ये क्या होती है, सिंपल तरीके से आपकी टोटल एनर्जी होती है, ये होती है। मैंने बोला ये इक्वल किसके, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये रहा आपका पूरी माया जाल, जो मैंने आपको क्या क्या ट्राई किया समझाने की। समझ कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया होगा, आई होप नहीं आया होगा। देखो रेडियस निकाला, इसको इसमें निकाला मैंने, फिर इसको निकाला, फिर इसको, ये आपको याद ये रखना है, ज़्यादा काम इसका है। काइनेटिक एनर्जी को याद कर रखेंगे, ये याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ये याद रखेंगे, और इसका याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर याद रखेंगे इसको याद रखेंगे। दैट्स द फॉर्मूला। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मज़ा आया एकदम। एक बार इसको मैं नोट करता हूँ, फिर आपको एक आध चीज़ और बताता हूँ, फिर आजकल ऐसे क्या करेंगे, आपको इसको यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर उसकी अगली चीज़ें। तो हल्का सा मैं इसको बताता हूँ, कुछ चीज़ आपको बताता हूँ ताकि थोड़ा सा मजा आए, और नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। अब देखो, अब आपकी जो बुक में होगा ना, आपकी बुक के अंदर, आपकी बुक में कोई भलता लिखा होगा, मतलब कुछ भलता मतलब क्या सर, भलता मतलब क्या सर, हमारी बुक का फॉर्मूला आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा। तो क्या होगा बता, देखो समझो, जैसे ये फॉर्मूला आपका रेडियस का, ये फॉर्मूला इसका रेडियस का फॉर्मूला है। अब आपको मालूम है आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो आपकी बुक जो एक्सपेरिमेंट कर रही है वो किसके लिए कर रही है, हाइड्रोजन के लिए कर रही है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो Z कितना बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा, पहला केस। दूसरा का आप एक्सपेरिमेंट कहाँ पर कर रहे हो, एयर के अंदर कर रहे हो, तो एयर में K कितना होगा, 1 होगा। अब ये दो चीज़ को पुट करते रहो, तो आपकी बुक का फॉर्मूला और आपका मेरा फॉर्मूले के अंदर फर्क है Z और K का। मैंने इसको यूज़ किया हूँ बिकॉज ऑफ बड़ी एग्जाम्स के अंदर इसको चेंज कर देता है, बोलता है कि वहाँ पे सोडियम है तो आप बोलोगे 11, मैग्नीशियम है तो वहाँ Z कितना 12 होगा फॉर्मूला। अब आप ये फॉर्मूला मेरे सही होंगे एकदम। अब वहाँ पर K क्या है, K इज दैट्स वी कैन से दैट्स द K इज अ कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एक तरह का होता है कि K 1 होता है किसके अंदर, एयर के अंदर। अलग अलग मीडियम के अंदर K क्या होता है, अलग होता है। मैं पानी में चले जाऊँ, क्या पानी में सर K 1 होगा, नहीं, पानी के अंदर K 1 नहीं होगा, पानी के अंदर K 1 नहीं होगा। समझ गए। तो K क्या होता है, दैट्स को रिलेटिव परमिटिविटी, आप पढ़ चुके शायद। तो K अलग अलग होता है, अलग मीडियम के अंदर। तो मेरा फॉर्मूला जो है वो वैलिड है हर एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपकी बुक में ऐसा दिया होगा। देखो अब जैसे फॉर्मूला आपका रेडियस का फॉर्मूला है, तो वो होगा n स्क्वायर, देखो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K 1 हो गया बटे नीचे क्या है, पाई है, m है, z आपको कितना 1 है तो 1 लिख दो, e स्क्वायर। तो आपकी बुक में ये लिखा होगा फॉर्मूला। हाँ सर, हमारी बुक में फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, बस यही तो बना हुआ है। देखो कोई फॉर्मूला, आपको जो वेलोसिटी है, देखो z कितना आपका 1 है तो e स्क्वायर आपकी बुक में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा 2 एप्सिलॉन नॉट K आपका 1 होगा NH। देखो ये आपकी बुक में लिखा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, कुछ करना नहीं है। लास्ट में ऐसा लिख देना आप भी, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, ऐसा करके ऐसा लिख देना, आपका आंसर, आपका जो फॉर्मूला एकदम क्या रहेगा, सही रहेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, देख लो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने देखो कितना है, 1/8 m z स्क्वायर ई की पावर 4। तो यहाँ पे z कितना होगा, 1 होगा, तो 1 की पावर एनीथिंग 1 आंसर आएगा। नीचे क्या एप्सिलॉन नॉट है का स्क्वायर, K कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, n स्क्वायर और h स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, सिंपल है ना। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ऐसे आपका क्या टोटल एनर्जी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ गए सर।
देखो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आपको इसको याद रखना है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, और इसको याद रखना है। और काइनेटिक एनर्जी का देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है आपको, इसको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, बस आपको इसको याद रखना काइनेटिक एनर्जी को। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डबल करके क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। और आपका जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है माइनस के अंदर, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, दैट्स योर टोटल एनर्जी, मतलब इसको उल्टा कर दो, लगा दो माइनस, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर व्हाट, टोटल एनर्जी, दैट इज योर व्हाट, टोटल। समझ गया कितना होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, समझ गए, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको सिंपल क्या होता है, काइनेटिक दैट्स टोटल एनर्जी होता है। कोई दिक्कत इसके अंदर, मजा आ गया फॉर्मूले पढ़ के। ये रहा आपका पार्ट 1 लेक्चर, जिसमें मैंने इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या मैंने कवर किया, ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने क्या क्या कवर करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ें मैंने इन डिटेल बता दिया हूँ, ये बोर्ड के लिए हो या एज वेल एज नीट के लिए हो या जेई के लिए हो, सब जगह पे अच्छे से मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कहीं भी एग्जाम्स के अंदर कोई दिक्कत ना हो। और ये सब कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताया, चीज़ों को करने तरीका बताया, शॉर्टकट सब जितना हो सकता था मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो क्या करेंगे, अच्छे नोट करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, ये जो फॉर्मूले उनको क्या करें, याद रखेंगे। खास करके ये सब फॉर्मूले क्या करेंगे आप याद रखेंगे कि एन स्क्वायर बाय जेड, बट ये सब जो भी है सब क्या करेंगे आप अच्छे से याद रखेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। कुछ रहेगा क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। आपका भाई अभी जिंदा है और जो कुछ रहेगा मैं आपको कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्या करने की, सॉल्व करने की। तो क्या करेंगे आपके दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि सबको क्या हो सके, फ़ायदा मिल सके। और आप क्या करें, पढ़ाई करते रहेंगे। मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।